नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर, और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि CFO हैं अपना पैसा के। नमस्कार बलवंत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सौरभ जी। पहले दर्शक को आइए हम इंक्लूड करते हैं। शशिकांत सोनकर साहब इस समय मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ से वो लाइन पर हैं। शशिकांत साहब बताइए, आप सवाल बताएं प्लीज। मेरा प्रश्न ये है सर कि किसी भी ऑयल कंपनी का रिटेल आउटलेट, पेट्रोल पंप जैसे हम चालू करते हैं जी, तो ये डीलरशिप के लिए मिनिमम कैश इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा और इसकी प्रक्रिया कम से कम कितना कैश होने पर शुरू की जा सकती है सर? आपको याद दिलवाते हैं। इनफैक्ट आप इसके लिए एक लोन के लिए, जैसे आप बता रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट आपने मेंशन किया था, जो हम आपके सवाल में देख रहे थे, जो आपने भेजा है, उसके आधार पर उसको बेस बनाते हुए आप ये लोन लेना चाह रहे हैं क्या? जी सर। लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाता है भारत को जी, तो सर वित्तीय संस्था या किस देश से हमको पहुंचेगी? आपको बताते हैं, हम इस पर राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, लेटर ऑफ इंटेंट बेशक एक चीज है, लेकिन फिर भी बैंक उसमें भी हो सकता है पूर्ण रूप में कंफर्टेबल ना हो, तो वो अलॉटमेंट जब हो, एक पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके तहत ये पूरा आगे मसला बढ़ेगा, तो उस केस में बता सकें। और जो इन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, कैसे आप समझाते हैं इन्हें? देखिए सौरभ जी, लेटर ऑफ इंटेंट के बेसिस पे वो बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक उनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे सकता है, पर जब तक अलॉटमेंट का लेटर नहीं आएगा तब तक बैंक इनको डिसबर्समेंट नहीं कर पाएगा। और पेट्रोल पंप के लिए इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी बैंक को, और उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड कर पाएगा कि उनको कितना लोन मिल सकता है। और बैंक दो प्रकार का दो भाग में लोन देगा। एक टर्म लोन होगा जो उनकी लैंड की कॉस्ट है, बिल्डिंग की कॉस्ट है, और दूसरा जो कैपिटल कॉस्ट लगती है इसको पेट्रोल पंप प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, उसके लिए उनको 25% का खुद का कैपिटल लगाना पड़ेगा, और 75% का कैपिटल जो लोन है वो बैंक देगी। ये लोन 5 साल के लिए उपलब्ध रहेगा। दूसरा जो हिस्सा है, जो पेट्रोल पंप एक बार शुरू हो जाता है उसके बाद उसको चलाने के लिए वो वर्किंग कैपिटल या CC लोन बोलते हैं। ये उनको उनके जो पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, उसके स्टॉक के बेसिस पे, और जो उनके डेटर्स वगैरह जो आउटस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे मिलेगा। स्टॉक पे 25% का मार्जिन बैंक रखती है, और 75% का लोन इनको मिल सकता है, CC लिमिट मिल सकती है। और जो डेटर्स है उसमें 40% का बैंक मार्जिन रखती है, 60% तक का उनको डिसबर्समेंट हो सकता है। और इसके लिए इनको मंथली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा जी। ये तो पूरी जिस तरह से प्रक्रिया रहेगी, उनका जो ड्राइंग पावर है वो आगे चलकर रहेगी, उनका जो ड्राइंग पावर है वो जी, जिस तरह से हम इस पहलू को छू रहे हैं जैन साहब की, ये जो प्रक्रिया है आगे की रहेगी। लेकिन अभी की जहां तक बात है, लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर एक सैद्धांतिक मंजूरी तो बैंक की ओर से मिल सकती है, लेकिन उस तरह से जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी बैंक कंफर्टेबल होगा। जी जैन साहब आइए। हेलो जी, हम जैन साहब इस पहलू को जिस तरह से हमने छुआ है कि अभी तो लेटर ऑफ इंटेंट के आधार पर तो अभी इन प्रिंसिपल ओके हो सकता है, लेकिन आगे चलकर जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तभी बैंक का जो कंफर्ट लेवल है वो उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगा। हम अगला प्रश्न आइए लेते हैं। जिस तरह से इसके हमने तमाम पहलुओं को भी छुआ है और विस्तार से इनको इसका जवाब देने की कोशिश भी की गई है। अगला सवाल अब हम लेते हैं, महाराष्ट्र से है, और ये मन्नूलाल साहब का एक प्रश्न है। सवाल इनका होम लोन पर है, और आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या इनका सवाल है और क्या क्वेरी है। मासिक आय 42,000 है, और जून 2013 में रिटायर होने वाले हैं, यानी अब से करीब 2 साल बाद इनकी रिटायरमेंट है। और रिटायरमेंट के बाद इनको जिस तरह से ये सोच रहे हैं उसके करीब, हर एक इनफैक्ट ये होम लोन अब लेना चाह रहे हैं, और जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतनी इनकी पेंशन रहेगी। ये होम लोन को लेकर अगर हम देखें, अब जब रिटायरमेंट के एकदम नज़दीक खड़े हैं जैन साहब, तो ऑब्वियसली बैंक्स का कंफर्ट लेवल बेहद कम रहने वाला है, क्योंकि रीपे करना है और उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो कैसे आप इनको फिर समझाएंगे? अभी क्या इनको काफ़ी मुश्किल होगा होम लोन इस स्टेज पर मिलना? सौरभ जी, ऐसा है कि बैंक्स जो होम लोन देती है वो इंश्योर करती है कि जब आदमी जो सैलरीड पर्सन जो रहे वो रिटायर हो जाता है 60 की उम्र के आसपास, उसके पहले उसका लोन का पूरा रीपेमेंट हो जाए। अगर उसके बियॉन्ड बैंक कंफर्टेबल नहीं होती है होम लोन एक्सटेंड करने के लिए। और चूंकि इनका 2 साल का ही वर्किंग लाइफ पेंडिंग है, मतलब 2 साल बाद वो रिटायर होने वाले हैं,
तो उनको सिर्फ एक HDFC है जो स्टेप डाउन लोन देती है, जो 5 साल तक का लोन हो सकता है। उसमें स्टेप डाउन लोन में क्या, शुरू में इनकी जो EMI है वो ज़्यादा होगी और ग्रेजुअली कम हो जाएगी, और इनकी जो इनकम, प्रेजेंट इनकम है और जो पेंशन की जो अमाउंट है उसके बेसिस पे उनको 6 लाख के आसपास का लोन मिल सकता है। पर मेरा सजेशन रहेगा, अगर इनके स्पाउस है, इनकी वाइफ है, अगर वो भी अर्निंग है और उनका अगर एक्टिव लाइफ काफ़ी बाकी है, या उनके जो बच्चे हैं जो कमा रहे हैं, उनके साथ में अगर जॉइंट एप्लीकेशन करेंगे तो उनका जो अमाउंट का एलिजिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा, और जो टेन्योर है ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच दे हैव टू पे द लोन वो भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यानी वो जॉइंट होम लोन की जो एक विकल्प रहेगा उस तरफ एक और कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी खुद की बात है, इंडिविजुअली अगर आगे बढ़ें तो ऑब्वियसली उसमें फिर विकल्प काफ़ी कम रहते हैं और इस एज में। लेकिन जिस तरह से जो कुछ हैं विकल्प मार्केट में अवेलेबल, उस पर आपको राय दी गई है। बाकी कुछ डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन पर आप गौर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मनोहरलाल साहब, आइए अब अगला सवाल हम लेते हैं जो कि मुंबई से है और अकबर इस्माइल शेख इस समय लाइन पर हैं। स्वागत है आपका शेख साहब, बताइए, सवाल बताइए। हेलो, मेरा सवाल ये है कि मैंने ICICI बैंक और सिटी फाइनेंस से पहले लोन लिया था, और लोन मैंने प्रू क्लोजिंग चार्जेस के साथ पेमेंट भी पूरा कर दिया है, लेकिन मैंने उसका कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट या NOC या इंटर सर्टिफिकेट कुछ लिया नहीं है। क्या वो लेना जरूरी है? अच्छा, ये बताइए, पर्सनल लोन था, अगर आपने उसको जिस तरह से अदायगी की है, क्लियर किया है, तो क्यों आखिर आपने उसको NOC और सभी जो प्रक्रिया रहती है, पेपर वर्क नहीं किया? उसमें आपका खुद का ही इंटरेस्ट है, आपको आपके लिए ही वो बेनिफिशियल रहेगा, तो आपने अभी उसको नहीं लिया उस प्रकार से? हाँ, एक्चुअली मैं आपका शो देख के एक्सपायर हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि सिविल रिपोर्ट आगे चल के मेरी खराब ना हो, इसलिए कभी ये सर्टिफिकेट लेके रखो अपनी सेफ्टी के लिए। जी, आपको इस पर राय दिलवाते हैं। ये इनफैक्ट ये जरूरी रहेगा। इनफैक्ट जैन साहब, आप इनको कैसे समझाएंगे जब इन्होंने सब क्लियर कर दिया है तो आगे चलकर किसी प्रकार का कोई इशू न रहे, और इनफैक्ट इनके पास रिकॉर्ड भी रहे कि मैंने ऐसे इश्यूज हुए थे और मैंने इस एक्स डेट को इतना अमाउंट क्लियर किया, और इनके पास NOC रहेगा ताकि आगे चलकर अगर ये अप्रोच करें तो सारी चीजें एकदम क्लियर रहें। इनका रिकॉर्ड, पेपर वर्क हमेशा एक इंडिविजुअल को अपना पूरा रखना चाहिए। मतलब कैसे आप बताते हैं इसकी जो एक अहमियत रहेगी? उनकी क्वेरी से मेरे को समझ में आ रहा है कि इनका कुछ डिले वगैरह हो गया था पेमेंट करने में, तो और उन्होंने बाद में पूरा पेमेंट कर दिया है, तो मेरा एडवाइस रहेगा कि उनको बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और चूंकि उनका डिलेड पेमेंट था तो वो रिपोर्ट भी हुआ होगा सिविल में, तो इनके पास में नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक्स का लिया हुआ होगा तो इनके हित में रहेगा। पर चूंकि उनका डिले हो गया है पेमेंट करने में, जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह करने में, तो उनको फ्यूचर में क्रेडिट अवेल करने में, कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में मुश्किलें आ सकती है। जी, और इनफैक्ट फिर जब एक बार इनके हाथ आ जाए और जब सब चीज़ें क्लियर हो जाएं तो उस बैंक को अप्रोच करते हुए जहां से आपने लिया था और उसको इश्यूज को क्लियर करते हुए, उनको कन्विंस करते हुए, अगर सिविल में जिस प्रकार से डिफॉल्टर्स लिस्ट में है तो उसको आप वहां से दूर करने की कोशिश करें। वो आपके लिए दूसरे बैंक्स के साथ भी डील करने में उसमें आपकी हेल्प रहेगी। और आइए अगला प्रश्न अब हम सीधे इंक्लूड करते हैं। अगला सवाल दिल्ली से है और सुनील कुमार साहब लाइन पर हैं। सुनील साहब, गुड इवनिंग, बताइए प्लीज सवाल। गुड इवनिंग सर। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, करीब 3 लाख रुपए का। ओके। और मैं एक सेकंड हैंड कार लेना चाहता हूँ। ओके। पर सेकंड हैंड कार जो है मैं किसी डीलर से नहीं ला हूँ, किसी पर्सन से ले रहा हूँ। जी, ठीक है। तो बैंक जो है पर्सन टू पर्सन कार के लिए मेरे ख्याल से लोन नहीं देता है। नहीं, सेकेंड हैंड कार्स के लिए भी लोन मिलता है। वो देखा जाता है कितनी पुरानी गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी होगी तो उस प्रकार से बैंक फिर नहीं आगे बढ़ते हैं, और डिपेंड करता है और भी पैरामीटर्स। आप बताइए एग्जैक्टली आपकी जो हम प्रश्न देख रहे थे काफी दिलचस्प है। आप एक इसके जरिए जो कैश है गोल्ड लेना चाहते हैं, और क्या मतलब एग्जैक्टली आपका प्लान है, थोड़ा सा बताइए। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि मैं पूरा जो पैसा जो है उसको कार में लेने के लिए यूज नहीं करना चाहता, बट मैं पैसे को कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और फिर इस गोल्ड के अगेंस्ट मैं लोन लेना चाहता हूँ। अरे बड़ा, आपने एक अलग ही रूट अख्तियार करने का सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें ये बताइए, ये बेसिकली जो आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं इसकी कितनी कॉस्ट है, कितना आप बेसिकली फाइनेंस कराने के लिए सोच रहे हैं? सर ये गाड़ी की कोई 2.5 लाख के आसपास है। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। जैन साहब, ये जिस तरह से सोच रहे हैं गोल्ड में मतलब वहां से निवेश करें, फिर ऑब्वियसली गोल्ड अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स ठीक ठाक अच्छे रहे हैं, पर एक छोटा हिस्सेदारी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, जैसे हम इस कार्यक्रम के दौरान हम टच करते हैं। बट ये जो सोच रहे हैं कि उसके अगेंस्ट फिर लें और फिर इनफैक्ट ये कार के लिए बढ़े, आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे एडवाइस करना चाहेंगे, और क्या क्यों ना डायरेक्टली कार लोन के लिए आगे बढ़े?
देखिए, अगर इनको बैंक से लोन मिल सकता है तो मेरी कार लोन मिल सकता है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि उनको कार लोन ही लेना चाहिए, जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% से लेकर 15.5% के बीच में है। पर अगर उनका जैसे इनकम का रिकॉर्ड वगैरह अगर नहीं है तो, और बैंक कोई कंफर्टेबल नहीं है इनको कार लोन देने में, तो दो ऑप्शन है। एक तो जैसे वो बता रहे हैं, मैं सोना खरीद लेता हूँ और सोने के सामने लोन ले लूँगा, और तो पर उसमें क्या है कि एक तो जो बैंक जो भी लेंडर गोल्ड के सामने लोन देता है वो 50% 60% वैल्यू के आसपास देता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वेरीज फ्रॉम द अमाउंट यू बोरो, तो 12% से लेके 24-25% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और चूंकि जैसे उन्होंने बताया कि उनको 2.5 लाख के आसपास का वैल्यू है कार का, तो ये 3 लाख के सामने वो सोना खरीदेंगे तो मिल नहीं पाएगा, और सोने के खरीदने की कॉस्ट लगती है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि पिछले 3-4 साल में सोने की प्राइसेज बढ़ी है, अभी आगे भी बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी या करेक्शन आएगा वो कह नहीं सकते, तो वो इनको रिस्क है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि ये जो पैसा है उसका एफडी करवा देगा, और एफडी के सामने लोन ले सकते हैं। तो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको एफडी पे देती है उससे 2% एक्स्ट्रा चार्ज करती है, और जितना एफडी का वैल्यू है उसका 90% के आसपास उनको लोन मिल जाता है। तो जैसे इनके पास 3 लाख का कैश और ये 3 लाख का अगर एफडी करवा देते हो तो 2,70,000 के आसपास, विच इज फॉर अबव हिज रिक्वायरमेंट। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर फर्स्ट ऑप्शन तो ही शुड एक्सरसाइज इफ ही इज एबल टू गेट कार लोन। कार लोन अगर नहीं मिलता है तो उनको ये बैंक में एफडी करा के एफडी के सामने लोन लेना चाहिए। तो उनका जो कॉस्ट है, इफेक्टिव कॉस्ट है, वो भी 12% के आसपास आएगा, जबकि ये अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो उनका रेंज है 12% से 28%, प्लस उनको जितना पैसा चाहिए वो गोल्ड लोन से मिल भी नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली, तो पहला विकल्प वही रहेगा। और इनफैक्ट ये जो सेकंड हैंड कार की आप बात कर रहे हैं वो भी एक बड़ा बाजार है हमारे देश में, और प्री ओन कार मार्केट के लिए भी बैंक्स लोन ऑफर करते हैं, तो आप एक बार प्लीज उसको चेक करें, वो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद कुछ और विकल्प हैं जो आपको बताने की कोशिश की गई है। आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं जो SMS के जरिए है, ग्वालियर से है। अरुणाब सिंह का ये प्रश्न है, आइए देखते हैं इनका सवाल एग्जैक्टली क्या है। इन्होंने होम लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक ने इनसे एग्जैक्टली बीमा की शर्त रखी है। शर्त एग्जैक्टली अगर हम देखें इस प्रकार से, जनरली तो शर्त तो नहीं होती लेकिन एडवाइस जरूर दी जाती है, इनफैक्ट कुछ लोग ऑफर भी करते हैं। बीमा लिए बिना लोन नहीं मिल सकता है। जैन साहब, ये कुछ समझ नहीं आया। इनफैक्ट अगर देखें ये अगर इंश्योरेंस करें उसकी, तो इनफैक्ट इन्हीं के लिए अच्छा है, ऐसा बैंक ने समझाया होगा, लेकिन इस प्रकार की शर्त हो कि आप तभी मिलेगा लोन जब आप बीमा लें, ये कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। इसको आप कैसे समझाते हैं? ये बैंक जो है वो नॉर्मली मोस्ट बैंक्स इंश्योरेंस के लिए इंसिस्ट नहीं करती है, पर अगर इनके जो लेंडर है उन्होंने अगर इंसिस्ट किया है तो ये उनके इंटरेस्ट में ही है कि उनको ये होम का इंश्योरेंस लेना चाहिए, विच कवर्स द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेंट्स इन द हाउस। जी हेलो जी जैन साहब, तो इस प्रकार से आप बढ़ सकते हैं, और ये बाकी डिटेल्स हैं। तो इस प्रकार से मतलब शर्त जो हम कह रहे थे वो उस प्रकार से तो नहीं है, लेकिन वो अगर आप लें इंश्योरेंस तो वो काफ़ी उसके फायदे रहते हैं, तो आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उस तरफ आप गौर कर सकते हैं। और इनफैक्ट कई सारे विकल्प रहते हैं जिन पर आप गौर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम रुक करेंगे चेन्नई का। चेन्नई से सरोज कुमार त्रिपाठी लाइन पर। गुड इवनिंग, बताइए प्लीज क्वेरी। सर, मैं 10 साल के लिए 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ, तो क्या ये मुझे मिल सकता है? आप कहाँ पर काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब है मेरे। ओके, प्राइवेट में कब से आप जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, और किस सेक्टर की है वो कंपनी एग्जैक्टली? जी, मैं पिछले 5 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, और मेरी जो उम्र है वो 29 साल है, और जो मेरी इनकम है वो 20,000 रुपए पर मंथ है। आपको राय दिलवाते हैं मिस्टर त्रिपाठी। बलवंत साहब, ये बताइए कि जहां तक इन्होंने पर्सनल लोन का मैटर रेज किया है, इसको लेकर बैंक्स का आजकल कंफर्ट लेवल बेहद कम है, बहुत सिलेक्टिव बेसिस पर वो आगे बढ़ते हैं। कैसे आप इनको समझाना चाहेंगे, कैसे ये जो विकल्प कम है कैसे आगे बढ़े? एक तो मैं बताना चाहूँगा सौरभ जी कि इनको जो 10 साल के लिए जो पर्सनल लोन चाहिए, 10 साल के लिए पर्सनल लोन नॉर्मली बैंक्स नहीं देती है। जो पर्सनल लोन है वो 1 साल से 5 साल की ड्यूरेशन के लिए मिलता है, और इनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे उनको 2 लाख के आसपास पर्सनल लोन मिल सकता है। जी, इनफैक्ट ये भी देखें क्योंकि ये पर्सनल लोन जो है उसको आप छोटे समय के लिए लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है, और इनफैक्ट अभी तो हम देख रहे हैं मिल भी बहुत मुश्किल से रहा है।